जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 10 है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार। हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोगों ने आर्टिकल 22 तक पढ़ लिया है। आर्टिकल 22 में हम लोगों ने पढ़ा था कि गिरफ्तारी से संरक्षण। आपके आर्टिकल 22 में दिया गया है आपको गिरफ्तारी से संरक्षण का मूल अधिकार। क्लियर। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी क्लासेस देख लेंगे। तो साथियों, आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है आर्टिकल 23 से। तो आप लोग लिख लेंगे आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। अब देखो, अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है आपका। अनुच्छेद 23 में है बालाश्रम यानी कि दास प्रथा, बेगारी, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक। इसका उल्लेख है आपके आर्टिकल 23 में। क्या क्या है आपका। बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बेगारी और मानव तस्करी पर रोक, है ना। मानव तस्करी पर रोक, ये है आपका आर्टिकल 23 में। बालाश्रम यानी कि दास प्रथा, है ना। दास की तरह आप किसी से काम नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, किसी को बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रख सकते। बेगारी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपसे किसी काम के लिए कहा जाए, आपके घर में किसी काम के लिए आपसे कहा जाए तो आप नहीं करेंगे, लेकिन वही काम अगर कोई पड़ोसी करवाए तो आप खुशी खुशी कर देंगे। ये होता है आपका बेगारी, है ना। और मानव तस्करी, जो मानव की तस्करी होती है ना, उस पर रोक, ये है आपका आर्टिकल 23 में। देखो, नॉर्मल तो आपसे कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता, है ना, लेकिन अगर यहीं पर राष्ट्र के हित की बात हो, क्या राष्ट्र हित में, नोट कर लेंगे आप, राष्ट्र हित में ये काम आपसे करवाया जा सकता है। राष्ट्र के हित के लिए करवाया जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप बंधुआ मजदूरी नहीं कोई करवा सकता आपसे, लेकिन अगर कहीं पर आपका युद्ध छिड़ जाए, है ना, सीमा पर युद्ध छिड़ जाए और ये ऐसी कंडीशन हो जाए कि बहुत सारे जवानों की जरूरत है ना, बहुत सारे जवानों की जरूरत है, तो गांव से, शहरों से ऐसे जवानों को बुलाया जा सकता है और काम करवाया जा सकता है। राष्ट्र हित की बात हो तो आपसे ये काम लिया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल इन सभी चीजों पर रोक है। क्लियर। आर्टिकल 23 समझ में आया आपको। ठीक है, अब आप लोग लिख लेंगे आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है आपका। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनको जोखिम वाले कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। लिख लेंगे आप लोग, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जोखिम वाले कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। जोखिम वाले कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। क्लियर।
आर्टिकल 24 कहता है आपका जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे उनसे जो जोखिम वाले कारखाने होते हैं, जोखिम वाले कारखाने हो गए, आपके खनन हो गए और जो खतरनाक फैक्ट्रियां होती हैं उनमें नहीं लगाया जाएगा, है ना। कौन कौन से आपके देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो आपके कारखाने आते हैं, है ना, कारखाने फैक्ट्रियां, और खनन वाला जो होता है काम, है ना, इसमें नहीं काम करवाया जाएगा। और एक आपका कारखाना खनन और जोखिम वाली फैक्ट्रियां, है ना, जोखिम, इन सभी में नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। क्लियर। जो 14 साल से कम आयु के बच्चे होंगे उनसे ये जोखिम वाले काम नहीं करवाए जाएंगे, जोखिम वाली फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जाएगा। समझ गए। अब अगला है आपका आर्टिकल 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है आपका, अनुच्छेद 25 में कौन सा मूल अधिकार है आपके पास, तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता से क्या मतलब है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को अपनाए, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है, वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। व्यक्ति की इच्छा होगी जिस भी धर्म को वो अपनाना चाहे, जिस भी धर्म में जाना चाहिए, उसकी अपनी स्वतंत्रता है ना। तो लिख लेंगे इसको याद करने के लिए, क्या लिख लेंगे आप कि किसी भी व्यक्ति को, लिख लेंगे, व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, है ना, अपनाने की स्वतंत्रता। यानी कि कोई व्यक्ति है अगर वो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। क्लियर। अब आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26 क्या कहता है आपका, अनुच्छेद 26 इसमें है आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखो ये क्या है, जो ये है आर्टिकल 26, ये आपका किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये धार्मिक कार्यों के जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये कोई एक संप्रदाय होगा, कोई मंदिर होगा, उसके लिए है। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि कोई संप्रदाय जो होते हैं आपके, संप्रदाय जो होते हैं उनके लिए है आपका, है ना, संप्रदाय या फिर मंदिर, उन सभी के लिए है कि वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है उनके पास, वो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या है आपका देखेंगे, अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। आया समझ में। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ ये है कि जो भी धन आपका धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया है, मंदिरों में जो आपका धन होता है, जमा होता है गुप्त दान के रूप में, या फिर और भी जो धन होता है जो धार्मिक कार्य के लिए इकट्ठा किया गया है, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। क्या, धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन, सरल भाषा में समझिए आप, धार्मिक
कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? आर्टिकल 27 क्लियर हुआ। आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27 तक क्लियर हुए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखो आपका आर्टिकल 28 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 28 में है शिक्षण संस्थानों की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि राज्य अपने यहाँ के सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। क्या समझे कि राज्य के अंदर जो भी आपके सरकारी स्कूल हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सरकारी स्कूल है और उसमें सारे टीचर्स हिंदू हैं, है ना, या फिर सारे टीचर्स मुस्लिम हैं, तो वो सिर्फ एक ही धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि बस आप उसमें सनातन धर्म के बारे में ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सनातन धर्म के बारे में ही सिखा रहे हैं, या फिर इस्लाम धर्म के बारे में ही सिखा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब कि कोई भी स्कूल है सरकारी, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। समझ रहे? लिख लेंगे, राज्य सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। क्लियर? आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते सरकारी स्कूलों में। यहां तक समझ में आया? अगला है आपका अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मतलब इसका अर्थ ये है कि किसी भी अल्पसंख्यक को, लिख लेंगे आप, किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी जाति, भाषा, संस्कृति जो यानी कि उनका कल्चर होता है, उनकी जाति हो गई, उनकी लैंग्वेज हो गई, और उनका क्या हो गया, धर्म। जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 में है किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, और उसमें आपसे ये कह करके एडमिशन करने से वो लोग मना नहीं कर सकते कि आप किसी अन्य धर्म के हैं या किसी अन्य जाति के हैं, अल्पसंख्यक के लिए, है ना, कि आप एसटी हैं या फिर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हैं तो आपको इस कॉलेज में नहीं एडमिशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब देखो अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है आपका। अनुच्छेद 30 में है शिक्षण संस्थानों की स्थापना। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना। अब इसका क्या अर्थ है अनुच्छेद 30 का? तो अनुच्छेद 30 में दिया गया है शिक्षण संस्थानों की स्थापना से मतलब ये है कि ऐसे अल्पसंख्यक जो अनुच्छेद 29 के तहत, लिखेंगे आप, पहले इसको लिखेंगे, ऐसे
अल्पसंख्यक जो अनुच्छेद 29 के तहत खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। क्या? ऐसे अल्पसंख्यक जो अनुच्छेद 29 के तहत खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, वो अपना शिक्षण संस्थान अलग से खोल सकते हैं, वो अपना शिक्षा संस्थान अलग से खोल सकते हैं, और जो उस शिक्षण संस्थान का खर्चा होगा वो सरकार देगी। समझ रहे हैं? यानी कि कुछ अल्पसंख्यक ऐसे हैं, मान लीजिए आपके 10-20 बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल स्कूलों में जाते हैं, लेकिन उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं होता है। उन्हें लगता है कि हमारा जो है यहाँ का संस्कृति अलग है, हमारा कल्चर अलग है, इन लोगों का अलग है, तो वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं उन लोगों के साथ। तो वो क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 30 के तहत अपना शिक्षा संस्थान अलग खोल सकते हैं, और उसका जो खर्चा आएगा वो सरकार देगी। समझ गए? शिक्षण संस्थानों की स्थापना से असहज महसूस कर रहे हैं, वो अपना शिक्षा संस्थान अलग खोल सकते हैं, यानी कि स्थापना कर सकते हैं ना, खोल सकते हैं। और जो खर्चा होगा इसका कौन देगा? सरकार। यहां तक बात क्लियर? अनुच्छेद 30 तक बात क्लियर? अब आप लोगों का आ जाता है अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 आप सभी को पता है। अनुच्छेद जो 31 था आपका काहे का अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था ये, संपत्ति का अधिकार, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, इसे समाप्त करके कहां पर भेज दिया गया है? अनुच्छेद 300A में, और इसे बना दिया गया है विधिक अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 31 को समाप्त किया गया संविधान संशोधन कौन था आपका? संविधान संशोधन कौन से नंबर का था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 कहाँ भेज दिया गया? 300A में। क्लियर? इतना आप याद रख लेंगे। संपत्ति के अधिकार को यहां से समाप्त करके 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 300A अनुच्छेद में भेज दिया गया, और इसे क्या? विधिक अधिकार बना दिया गया। क्लियर? तो अनुच्छेद 30 तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए आप लोग अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लिख लेंगे आप, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आपके अनुच्छेद 32 को। क्लियर? ये भी पॉइंट आप लिख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार,
समझ रहे हैं? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद कौन सा है या फिर मूल अधिकार कौन सा है? तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 32। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। क्या लिख लेंगे? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार। समझ गए? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन सा है आपका? अनुच्छेद 32। क्लियर? इसके बाद देखियो, अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आपके मूल अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जो 5 तरह की रिट जारी करता है उनको आप लिख लेंगे। कौन कौन सी है आपकी 5 प्रकार की रिट? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी है भैया 5 रिट आपकी? तो सबसे पहले नंबर 1 है आपकी कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 1 पे लिखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। और नंबर 2 पर है आपकी परमादेश। नंबर 2 पर है आपकी परमादेश। नंबर 3 है आपकी उत्प्रेषण। नंबर 4 है आपका प्रतिषेध। और लास्ट नंबर 5 है आपका अधिकार प्रेक्षा। क्या? अधिकार प्रेक्षा। समझ गए? ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आपके मूल अधिकार का हनन होने पर। क्लियर? इसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 33। पहले से ही तो नहीं छाप के रख लिया हो, समझना भी जरूरी है। जितनी सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं ना। अनुच्छेद आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखो अनुच्छेद 33 में क्या है? सेना, मीडिया, गुप्तचर के अधिकार को सीमित किया गया है अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 और 34 में यही है कि जो आपकी सेना होती है, मीडिया होती है और गुप्तचर होते हैं, इनके अधिकारों को सीमित किया गया है ना। अब जैसे आप बता दें कि बोलने की स्वतंत्रता है, तो जो सेना के जो रूल होते हैं, जो उनकी वो होती है, यानी कि वो लोग जो बनाते हैं, अपना मिशन तैयार करते हैं, अब उनको बोलने की स्वतंत्रता है सभी को। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने मिशन के बारे में सबको बता देंगे, है ना। तो वही है कि सेना और मीडिया, गुप्तचर के अधिकारों को सीमित किया गया है आपके अनुच्छेद 33 में। क्लियर? इसके बाद अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में भी आपका सेना के लिए कानून बनाए गए हैं, मार्शल लॉ है आपका अनुच्छेद 34 में। क्लियर? अब अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में क्या है आपका? अनुच्छेद 35 में है कि संसद जो है आपकी, संसद मूल अधिकारों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कानून बना सकती है। क्लियर? संसद मूल अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए
कानून बना सकती है ना, कानून बना सकती है। क्लियर? तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 35। आज हम लोगों ने अपनी मूल अधिकार वाला जो टॉपिक था कंप्लीट कर लिया है। मूल अधिकार आपके कहां से कहां तक है संविधान में? तो मूल अधिकारों का जो उल्लेख है आपके संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके क्लियर हो गए हैं। तो आज तक आपने जितना पढ़ा मूल अधिकार, आपको यहाँ तक क्लास कितनी पसंद आई है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मूल अधिकारों का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया ये भी बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। साथियों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।